नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही उलझे हुए और परेशान करने वाले मामले की। ये कहानी है ताकत की, शोषण की और एक ऐसे न्याय के सिस्टम की जो बार बार फेल होता गया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। हम जो भी बात करेंगे वो सब पब्लिक रिकॉर्ड्स और जो भी रिपोर्टिंग हुई है उसी पर आधारित है। सोचिए, एक जगह का नाम पड़ जाए पीडोफाइल आइलैंड। कितना खौफनाक है ना? ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि वहां के लोकल लोगों ने जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स को दिया था। और यही वो जगह थी जो बाद में एक भयानक यौन शोषण के नेटवर्क का सेंटर बनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? कैसे शोषण का इतना बड़ा जाल किसी की नजर में आए बिना काम कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, ये कहानी आज भी खत्म क्यों नहीं हुई? क्यों आज भी नए नए खुलासे हो रहे हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक शिकायत से, बस एक। लेकिन वो एक शिकायत एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग को भड़का दिया। साल था 2005। एक 14 साल की लड़की ने गजब की हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंच गई। उसकी बात सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि ये वो पहला धागा था जिसे पकड़कर जब खींचा गया तो एक बहुत बड़े और सुनियोजित सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पूरा जाल ही उधड़ गया। और जैसे ही जांच शुरू हुई, चीजें बहुत तेजी से सामने आने लगीं। पुलिस को एक पैटर्न साफ साफ दिखने लगा कि कैसे कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। फिर एक एक करके दर्जनों पीड़ितों ने भी हिम्मत दिखाई और अपनी कहानी बताई। मामला इतना बड़ा और गंभीर हो चुका था कि अब एफबीआई को भी इसमें उतरना पड़ा और उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन लीप ईयर। लेकिन ठीक जब ऐसा लग रहा था कि अब इंसाफ मिलेगा, कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही विवादास्पद मोड़ आया। और यही वो मोड़ है जो हमें इस कहानी के सबसे खराब कानूनी चैप्टर पर ले जाता है। 2008 का वो सीक्रेट डील जिसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट कहते हैं। तो सवाल है कि आखिर ये नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट था क्या भला? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक गुप्त सौदा था, एक डील। एप्स्टीन ने स्टेट लेवल के कुछ छोटे मोटे आरोप कबूल कर लिए और इसके बदले में उसे फेडरल लेवल के जो कहीं ज्यादा संगीन मुकदमे थे उनसे पूरी तरह से बचा लिया गया, मतलब पूरी तरह छूट। और इस गुप्त सौदे का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। इससे सिर्फ एप्स्टीन ही नहीं बचा, बल्कि उसके जो साथी हो सकते थे उन्हें भी कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह इम्यूनिटी मिल गई। और शायद सबसे घटिया बात यह थी कि जिन पीड़ितों के साथ ये सब हुआ उन्हें इस डील के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। जाहिर है इस सौदे को इंसाफ का मजाक उड़ाने जैसा माना गया और इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। इसके बाद कई सालों तक ये पूरा मामला जैसे ठंडे बस्ते में चला गया, सब कुछ शांत। लेकिन फिर मैदान में उतरी खोजी पत्रकारिता और जर्नलिज्म की ताकत ने इस दबी हुई कहानी को वापस दुनिया के सामने ला खड़ा किया और करीब एक दशक की चुप्पी आखिरकार टूटी। देखिए, 2008 में ये केस एक तरह से खत्म ही हो गया था, लेकिन फिर ठीक 10 साल बाद 2018 में मियामी हेरल्ड की एक जबरदस्त रिपोर्टिंग ने उस सीक्रेट डील की पोल खोल दी। और जब यह सच्चाई बाहर आई तो पब्लिक में इतना ज्यादा गुस्सा फैला कि अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बना और उन्हें 2019 में यह केस फिर से खोलना ही पड़ा। तो इस पत्रकारिता का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। 2017 में क्या था? केस बंद पड़ा था, डील सीक्रेट थी और एप्स्टीन आजाद था। और 2019 आते आते क्या हुआ? केस दोबारा खुल गया, सीक्रेट डील का पर्दाफाश हो चुका था और एप्स्टीन वो जेल की सलाखों के पीछे था। केस तो दोबारा खुल गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी थे। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा नाटकीय था। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी और फिर उसकी मौत। एक ऐसी मौत जिसने इस केस को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा सवालों में उलझा दिया। तो जुलाई 2019, सालों की नई जांच और जबरदस्त पब्लिक प्रेशर के बाद जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बार आरोप पहले से कहीं ज्यादा संगीन थे, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस। लेकिन गिरफ्तारी को कुछ ही हफ्ते हुए थे कि 10 अगस्त 2019 को एक और चौंकाने वाली खबर आई। एप्स्टीन अपनी जेल की सेल में मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत ने न सिर्फ इस केस को और रहस्यमय बना दिया, बल्कि पीड़ितों से वो मौका भी छीन लिया जहां वो उसे कटघरे में खड़ा देख सकते थे। ऑफिशियली तो कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से लोगों के मन में बहुत गहरा शक पैदा हो गया। जैसे खबरें आईं कि जेल के कैमरे की फुटेज ही गायब है
और भी कई तरह की गड़बड़ियां थीं। इन्हीं सब चीज़ों ने ढेरों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे दी। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अब जो लड़ाई चल रही है वो है उन फाइलों को लेकर, वो दस्तावेज जिनमें शायद इस केस के बाकी सारे राज दफन हैं। कितने दस्तावेज? 10 लाख से भी ज्यादा पन्ने। सोचिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से जुड़े हुए जिनकी अभी भी जांच चल रही है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि न जाने कितनी जानकारी अभी भी पर्दे के पीछे है। हाल ही में कानून के दबाव में कुछ दस्तावेजों को रिलीज तो करना पड़ा, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो फाइलें बहुत ज्यादा रिडैक्टेड थीं। मतलब ये कि पन्नों पर बड़े बड़े हिस्से पर काली स्याही पोत दी गई थी ताकि नाम और जरूरी डिटेल्स को छुपाया जा सके। और इसीलिए इन एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बहस आज भी गर्म है। हाँ, जो भी फाइलें रिलीज हुई उनसे कुछ बड़े और जाने माने लोगों के नाम तो सामने आए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा काट छाट है कि पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था। तो आज की ये कहानी हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। जब इतना सब कुछ आज भी छुपा हुआ है, तो उन फाइलों के अंदर आखिर और कौन कौन सी सच्चाइयां दबी पड़ी हैं? जवाबों की तलाश और इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है।